नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतर चल रही होंगी, धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और धांसू बनाने के लिए आज हम लोग एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग। आज है उसका लेक्चर नंबर 9। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 9 है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे गुरुजी? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मांग और पैसे की आपूर्ति, एक विस्तृत चर्चा जो कि बॉक्स में दिया हुआ है, और सहव्यवहार प्रयोजन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए बच्चों, एक तरीके से अगर आप देखना चाहें तो मेरी तरफ से पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। चाहे आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखिए, चाहे आप रिफ्रेशर के हिसाब से देखिए, किसी भी किताबों के हिसाब से देखिए, एक प्रकार से मेरी तरफ से चैप्टर को मैंने पूरा संपूर्ण विराम लगा दिया है। अब एनसीईआरटी में क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बॉक्स में दे रखी है, जिसमें किसी की एक टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो मांग है, जो पैसों की मांग है वो, और उसके अलावा दूसरी है कि उसकी जो आपूर्ति होगी, उसकी सप्लाई होगी वो। ये टॉपिक हम पहले भी इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी। परंतु यहाँ पर जो हमें आज पढ़ना है वो एक डिटेल्ड डिस्कशन है, एक विस्तृत चर्चा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना कि हमें विस्तार से पढ़ना है, मतलब जीरो से पढ़ना है और विस्तृत में पढ़ना है, बिल्कुल गहराई में जाकर के पढ़ना है। तो ये विस्तृत वाला जो डिटेल्ड वाला टॉपिक है ना, वो आपके किताब में बॉक्स में दे रखा है। जनरली वैसे जहां तक मैंने देखा है अभी तक, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि इस बॉक्स में से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मुझे ये बॉक्स ऐसा लगता है कि काफी हाई लेवल का जो है, जो आपको 12th में ही परोसा जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है। इस आज हाई लेवल का जो है इसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे और वही चीज आपको मैं परोसने की कोशिश करूंगा, वही चीज आपको देने की कोशिश करूंगा जो कि आपके लिए यूजफुल हो, और आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप उसमें नंबर लिख करके आप नंबर प्राप्त कर सकें। मैं छोड़ना कुछ भी नहीं चाहता। हम सिर्फ एक अंदाजे में नहीं रह सकते कि यार नहीं आता है तो चलो रहने दे। हम हर एक एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे। हम जीरो से जीरो बात है उसको भी पूरा कवर करेंगे, जिससे कि आपका हर टॉपिक जो हो वो अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना, हमारा टारगेट इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स लाना है। इकोनॉमिक्स में मुझे 100 मार्क्स इस बार किसी भी हाल में चाहिए बच्चों, किसी भी हाल में मुझे 100 मार्क्स लाने ही लाने हैं आप लोगों के। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बहुत कम चांसेस होते हैं बच्चों के 100 आते हैं, परंतु मैं ये गारंटी के साथ भी कहता हूं कि अगर आपने मेहनत करी तो 100/100 इकोनॉमिक्स में आ भी जाएंगे। ऐसा कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, आसान सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ये तो थोड़ा से क्या है, रट्टा मार वाले विषय हैं, इनको तो आपको रटना पड़ता है, अरे यार ऐसा वैसा ऐसा। पर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट बेटा, अगर आप इनके कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपकी नैया पार हो जाएगी, और अगर आप उसमें रटने की कोशिश करोगे तो आप डूब जाओगे, उसी सागर में डूब जाओगे। तो समझने की कोशिश करनी है, और वही समझते हुए अभी तक के सफर में हम लोग समझते हुए चले हैं और आगे भी इसी प्रकार से समझते हुए चलेंगे। तो आज हम एक बॉक्स वाला जो टॉपिक है उसको डिटेल डिस्कशन को पढ़ रहे हैं। आप भी इसको पढ़िएगा, छोड़िएगा मत कि नहीं आता है तो नहीं पढ़ेंगे। चांसेस है आ भी जाए और नहीं भी आए। राजस्थान बोर्ड में तो जैसे 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे मोटे क्वेश्चन 1-1, 2-2 मार्क्स में पूछे गए हैं। दूसरे बोर्ड्स में भी कभी बार पूछा जा सकता है, तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें बिल्कुल इसको पढ़ना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, और पढ़ाने के लिए मैं आपके पास हूँ। तो मांग और पैसे की आपूर्ति, ठीक है। जो भैया पैसा है, ये जो मनी है ना बेटा, ये मनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी मनी के पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है। आज आप भी पढ़ रहे हो तो बुरा मत मानिए बच्चों, ये एक रियलिटी है, ये जीवन का एक सत्य है कि आज आप भी पढ़ रहे हो तो आप एक इस उद्देश्य के साथ पढ़ रहे हो कि भविष्य में मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी से मैं एक अच्छा पेमेंट कमा पाऊंगा, अच्छा पैसा मैं कमा पाऊंगा। मनी के पीछे भाग रहे हो, और वो सही भी है, बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि आप पैसा कमाओगे, आपका परिवार होगा, उस परिवार की जितनी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, हम मनी की डिमांड करते हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना मेरा प्राथमिक लक्ष्य है। मैं चाहता हूं, सबसे पहला मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं किसी भी बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, उसको संतुष्टि होनी चाहिए कि आज जो सर ने पढ़ाया वो बिल्कुल एकदम मेरे दिमाग में क्लियर हो गया है, मेरे दिमाग में 0% डाउट है और 100% मेरे मार्क्स आएंगे।
ऐसा मेरा पहला उद्देश्य है। फिर दूसरा उद्देश्य तो मेरा भी तो पैसा है कि हाँ भाई मुझे पैसा मिले जिससे कि मैं मेरी जो आवश्यकता है उनको पूरा कर सकूं, जो खाने का मन करे वो खरीद सकूं, जो पहनने का मन कर सके वो पहन सकूं, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। परंतु कबीरदास जी क्या कहा करते थे पैसों को लेकर करके, धन को लेकर करके, कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। मेरी भी इच्छा बस जीवन में इतनी सी है कि ये भगवान इतना दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब मतलब मेरा परिवार खुश रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा परिवार भी भूखा ना रहे, और कोई साधु, साधु का मतलब है कोई भी मेहमान अगर घर पर आए तो वो भूखा ना जाए। तो हमारा लक्ष्य इतना ही होना चाहिए। परंतु अब हमारे लक्ष्य बढ़ चुके हैं कि नहीं साहब घर में एसी भी हो, घर में बड़ा घर भी हो, 2-3 गाड़ियां भी हो, ठीक है। तो हम मनी हमें सभी को चाहिए, और जब हमें मनी चाहिए होता है तो हम उसकी क्या करते हैं बच्चों, डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि हमें भैया क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा, ठीक है। तो हम मनी की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। और जब जब डिमांड होगी ना बच्चों, जिस भी चीज की डिमांड होगी, जिस भी चीज की मांग होगी, उसी चीज की सप्लाई करी जाती है, उसी चीज की आपूर्ति करी जाती है। तो जिस भी चीज की डिमांड होगी उसी चीज की सप्लाई होगी, उसी की आपूर्ति या आप कह सकते हैं पूर्ति करी जाती है, उसको सप्लाई करा जाता है। बिना डिमांड के कभी भी सप्लाई नहीं होगी। अगर आज आप लोग ये डिमांड करते हैं कि मनीष सर से इको पढ़वाइए, मनीष सर इको पढ़ाए, मनीष सर इको पढ़ाए, तो ही मनीष सर के वीडियोस आपके पास आएंगे, ठीक है। और अगर डिमांड ही नहीं है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है इकोनॉमिक्स, तो फिर वीडियोस क्यों बनाए जाएंगे। तो बिना डिमांड के कभी भी सप्लाई नहीं होती। अगर डिमांड रहेगी तो ही सप्लाई होगी, और सप्लाई होती रहेगी तो उनकी डिमांड पूरी होती रहेगी। आप शब्दों को बड़े बारीकी से समझा करो। यहां पे क्या लिखा हुआ है, पूर्ति। पूर्ति मतलब पूरा, हम आपको जो आपकी जो इच्छा है उसको पूरा कर देंगे, उसको संतुष्ट कर देंगे। तो वो सप्लाई होगी तभी तो होगा। तो डिमांड है तभी आपकी क्या होगी, सप्लाई होगी। तो अब ये जो मनी है, ये जो पैसा है, इसकी डिमांड कौन कर रही है, पब्लिक कर रही है। कौन कर रही है, पब्लिक कर रही है। आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ठीक है। हर कोई व्यक्ति पैसों की डिमांड कर रहा है, भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए, इस काम के लिए चाहिए, उस काम के लिए चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, घर का किराया देना है, खाने पीने के सामान के लिए, हर चीज के लिए मैं पैसा चाहिए। तो इस चीज की जो डिमांड कर रहा है वो पब्लिक कर रही है, और इसकी जो सप्लाई करने का काम करता है वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। सप्लाई करने का जो काम करता है वो सेंट्रल बैंक करता है। अभी आज के लेक्चर में जो हमारा मुद्दा रहेगा वो डिमांड पे फोकस रहेगा कि डिमांड क्यों क्यों करी जा रही है, ऐसे क्या कारण है जिनके कारण लोग डिमांड कर रहे हैं, ऐसे क्या काम है जिनके कारण लोग डिमांड कर रहे हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ इस डिटेल्ड डिस्कशन में हम डिमांड पे फोकस करेंगे। फिर एक लेक्चर आगे लेकर के आएंगे जिसमें हम सप्लाई की बात करेंगे कि सेंट्रल बैंक सप्लाई कैसे करता है, इस पैसे को कैसे आगे बढ़ाता है। तो सेंट्रल बैंक कुछ तरीके अपनाता है जिसमें हम पढ़ते हैं M1, M2, M3 और M4। एम मनी, एम मीन्स मनी सर नहीं मजाक कर रहा हूँ, M4 मनी सर नहीं है, ये M1, M2, M3, M4 ही बोला जाता है। देखो अब मनी सर के नाम में भी मनी है, पर बस वही बात है कि हाथ में मनी नहीं है ठीक है। M1, M2, M3, M4 मतलब इस वाले टॉपिक की तुलना में अगर मैं कहूं कि बोर्ड के एग्जाम से नजरिए से देखूं तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। M1, M2, M3, 4 पर क्वेश्चंस बहुत सी बार पूछे जाते हैं, MCQs में पूछ लिए जाएंगे, नहीं तो आपसे एक अच्छा खासा आंसर लिखवा लिया जा सकता है। तो ये वाला टॉपिक हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी तुलना में, डिमांड की तुलना में, पर हम पढ़ेंगे दोनों ही। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो डिमांड के ऊपर फोकस रहेगा। डिमांड को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो डिमांड, ये जो मांग है ये कौन कर रही है, पब्लिक कर रही है। अब पब्लिक अगर किसी चीज की डिमांड कर रही है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। अगर आज हम मनी की डिमांड कर रहे हैं तो उसके दो कारण है बच्चों, दो कारणों के कारण हम मनी को डिमांड करते हैं, हम पैसे को मांग करते हैं। पहला जो है बेटा वो है ट्रांजैक्टिव मोटिव। ट्रांजैक्टिव मोटिव, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं सव्यवहार प्रयोजन। सव्यवहार प्रयोजन या ट्रांजैक्टिव मोटिव का मतलब क्या है कि हमें लेन देन करने के लिए चाहिए भैया।
मुझे शर्ट खरीदनी है इसलिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे मार्कर खरीदना है इसलिए पैसा चाहिए, मुझे जूते खरीदने हैं मुझे इसलिए पैसा चाहिए, मुझे पेंट खरीदनी है इसलिए पैसा चाहिए। तो जीवन में, आम जीवन में हमें लेन देन करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए हम पैसों की मांग करते हैं। तो पहले ही तो जो डिमांड होती है पब्लिक की वो ट्रांजैक्टिव मोटिव के लिए होती है, सहव्यवहार प्रयोजन के लिए होती है कि भैया हमारा जो डेली व्यवहार है, जो डेली जो लेन देन है ना, इस लेन देन के लिए हमें पैसों की आवश्यकता है, रुपए की आवश्यकता है। फिर दूसरा जो मोटिव होता है बच्चों वो होता है स्पेक्युलेटिव। इसको कहा जाता है बेटा सट्टा उद्देश्य प्रयोजन। सट्टा उद्देश्य प्रयोजन, यहां पे सट्टा उद्देश्य प्रयोजन का मतलब क्या है कि जब हम पैसों को पैसों की फॉर्म में ना रख करके, अगर हमने कोई भूमि खरीद ली, ठीक है, भूखंड अगर हमने खरीद लिया, देखिए भवन में और भूखंड में भी अंतर होता है। भू मतलब जमीन, खंड मतलब टुकड़ा, ठीक है ना। तो भूखंड जमीन का टुकड़ा मतलब एक प्लॉट है, और भवन मतलब एक मकान बना हुआ है। तो भूखंड और भवन में भी अंतर होता है। हमने कोई जमीन खरीद ली, इसके अलावा मान लीजिए मैंने कोई बॉन्ड खरीद लिए, मैंने कोई सिक्योरिटी खरीद ली, कोई प्रतिभूतियां खरीद ली, ये सब मेरे पास है, और ये एक समय में क्या होगा, मैं इसको मुद्रा में, मनी में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसलिए भी क्या है, हम लोग डिमांड करते हैं कि हम सट्टा उद्देश्य प्रयोजनों के लिए भी हमें पैसों की जरूरत होती है, जिससे कि हम जमीन खरीद सकें, हम बॉन्ड्स खरीद सकें, हम सिक्योरिटी प्रतिभूतियां खरीद सकें। तो हम डिमांड इन दो उद्देश्यों के कारण कर रहे हैं, सहव्यवहार प्रयोजन के लिए और सट्टा उद्देश्य प्रयोजन के लिए। ये दो बड़े उद्देश्य हैं जिसके कारण हमें डिमांड हम पैसों की करते हैं। अब आज के लेक्चर में जो हम लोगों को पढ़ना है, आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर को हम 30-35 मिनट तक का लेकर के जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए टॉपिक का नाम ही है डिटेल डिस्कशन, तो थोड़ी सी डिटेल में जाए, और एक साथ आपको बहुत बड़ा लेक्चर दे दूंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सहव्यवहार प्रयोजन को समझे, नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे सट्टा उद्देश्य प्रयोजन को समझे, और फिर एक लास्ट और फाइनल लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 11 की कोशिश होगी जिसमें हम सप्लाई की या आपूर्ति की बात करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, इसमें M1, M2, M3, M4 आपको बड़े विस्तार से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और इसके साथ यहां पर विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन 2016 में, 8 नवंबर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नोटबंदी करी थी, उस नोटबंदी के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये 5-6 दिन बाद कर देते, 14 नवंबर को कर देते, तो मेरे बर्थडे वाले दिन हो जाता, तो कितना इजी हो जाता याद करना मेरे लिए कि भाई मेरे बर्थडे वाले दिन देखो 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, मैं दुनिया में आया था और 500 और 1000 के नोट दुनिया से चले गए थे। देखो भाई, दिन ईयर अलग अलग है पर बाकी दिन तो सेम था। तो हम वो विमुद्रीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक डिटेल डिस्कशन हमें यहाँ पे करना है, जिसका बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। और आइए अब हम सहव्यवहार प्रयोजन के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांजैक्टिव मोटिव के बारे में पढ़ते हैं कि भैया हमें रोज कुछ लेन देन के लिए, हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है, हम उसकी डिमांड करते हैं, और सप्लाई का काम जो है सेंट्रल बैंक करता है, सप्लाई का काम बाद में देखेंगे। मुद्रा सभी प्रकार की संपत्तियों में सबसे तरल संपत्ति है, इस अर्थ में है कि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है और इसका किसी दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। देखिए हमने पहले तरलता के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, तरलता के बारे में या जिसको लिक्विडिटी कहते हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, और मैं एक बार आज वापस आपको याद दिला देता हूं। लिक्विडिटी या तरलता का अर्थ क्या होता है? तरल, लिक्विड का मतलब क्या है? जैसे कि पानी लिक्विड है, चाय लिक्विड है। आपने साइंस की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि 3 स्थितियां होती है, एक ठोस पदार्थ होते हैं, एक गैस वाले होते हैं और एक तरल पदार्थ होते हैं। गैस की और लिक्विड की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि इनका कोई शेप नहीं होता, वो जिसमें आप डालोगे वो वैसा शेप ले लेंगे। अगर जैसे मान लीजिए मैं पानी को यहाँ पे घेर देता हूँ तो यहाँ पे जैसा आंगन है वैसा शेप ले लेगा, अगर मैं उसको ग्लास में डाल दूंगा तो वैसा शेप ले लेगा, चाय के कप में चाय डाल दूंगा तो वो वैसा शेप ले लेगी, उसको गिलास में डाल दूंगा तो वो वैसा शेप ले लेगी। तो मतलब वो आराम से अपने आप को क्या है, जैसा माहौल होता है उस हिसाब से अपने आप को क्या कर लेती है, सेट कर लेती है। पर जैसे ठोस की बात करते हैं तो आज मान लीजिए ये बोर्ड है, अब बोर्ड को मैं इतनी सी जगह में लगाना चाहूँ, लगेगा क्या? नहीं, बोर्ड के लिए तो इतनी लंबी चौड़ी जगह चाहिए, ये ठोस चीज है, ठीक है ना। ये मार्कर है, मार्कर ठोस है, मुझे इसके लिए रखने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट जगह चाहिए, जितनी जगह ये घेरेगा उतनी चाहिए, शेप चेंज नहीं कर सकता अपना। तो लिक्विड जो होता है, तरलता होती है,
वो अपने आप को माहौल के अनुसार, मतलब अपने जिस भी चीज में आप डालोगे उस अनुसार अपना शेप बना लेगी। उसी प्रकार से बेटा मनी है, ये जो तरलता शब्द प्रयोग करा गया है वो इसीलिए करा गया है कि भैया क्या है कि जो मनी है वो सबसे तरल है, वो सबसे लिक्विड है। क्यों लिक्विड है? क्योंकि मनी को जो है ना, जो पैसा है ना, आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, आसानी से आप इसको बदल सकते हो, आसानी से आप बदल सकते हो। तो ये पैसा भी क्या है, जैसी हमारी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के रूप में ढल जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरी आवश्यकता है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो मैंने पैसे से कपड़े खरीद लिए, तो पैसा बिल्कुल क्या हो गया, कपड़े में बदल गया। मेरी इच्छा है जमीन खरीदने की, तो जमीन खरीद ली, तो मेरा पैसा किस में बदल गया, जमीन में बदल गया। मेरी इच्छा है घर में एसी लगवाने की, तो मेरा पैसा किस में बदल गया, एयर कंडीशनर में बदल गया। मेरी इच्छा है कहीं घूमने जाने की और वहां के लिए कैमरा खरीदने की, तो मेरा पैसा किस में बदल गया, कैमरे में बदल गया। मतलब जो मेरी आवश्यकता है उस हिसाब से पैसा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, आसानी से बदला जा सकता है। मतलब सीधा सा अर्थ अपना यहां पर यही है कि पैसे का हम कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं और आसानी से उसके बदले में दूसरी वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो यहां पर यही बात कही गई कि जितनी भी संपत्तियां होती है उनमें से सबसे तरल संपत्ति जो है वो मुद्रा है। आज अगर आप जमीन को बेटा बेचना चाहोगे ना, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। आप सोने को बेचना चाहोगे, आपको थोड़ा सा समय लगेगा। परंतु पैसा अगर आपके हाथ में है तो आप उससे कुछ भी चीज खरीद सकते हो। तो जितनी भी संपत्तियां हमारे पास होती है उसमें से सबसे तरल, सबसे लिक्विड वाली अगर कोई होती है तो वो मुद्रा होती है। क्यों? क्योंकि मनी होता है, क्योंकि उसको हम आसानी से बदल सकते हैं, जो भी हमें चाहिए हम उसमें उसको बदल सकते हैं। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। सार्वभौमिक का मतलब है सभी, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है जो एक देश की सीमाओं में जो लोग रह रहे हैं वो सब इसको क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। आज आप मुझे नोट दोगे, मैं नोट को स्वीकार कर लूंगा। मैं आपको नोट दूंगा, आप नोट को स्वीकार कर लोगे। परंतु आज मुझे आप बोलो सर ये जमीन ले लो, तो भाई जमीन ऐसे थोड़ी, मेरे पास भी पैसा होना चाहिए बेच आपको देने के लिए और होना चाहिए। पर पैसा जो है ना, पैसा इजीली आप मुझे दे सकते हो और उसके बदले में मैं आपको वो वस्तु या जो भी सामान आप मांग रहे हैं वो मैं दे सकता हूं। तो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य होने के कारण क्या है, हम इसको आसानी से इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये स्वीकार्य क्यों है, इसको क्यों सब स्वीकार कर रहे हैं? आज भारत में कोई भी करेंसी, भारत में जो भी नोट चल रहे हैं, हम उनको क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि उस पर क्या है, वो लीगल टेंडर है बच्चों। वो क्या है, लीगल टेंडर है। मतलब सरकार की मोहर लगी हुई है, विधिग्रह है, सरकार के द्वारा जारी है, इसलिए हम उसको सब क्या है, आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। और आसानी से स्वीकार कर लेते हैं इसलिए मुद्रा को किसी भी फॉर्म में बदला जा सकता है। इसलिए मुद्रा को क्या कहते हैं, तरल संपत्ति कहते हैं। बच्चों एक एक शब्द को बड़ी आसानी से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं। और मेरा समझाने का सिर्फ दो उद्देश्य है, पहला कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए, और दूसरा ये कि जब भी कोई आपसे इनका अर्थ पूछे तो आप अटके ना। आपको ऐसा समझाना है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि वाह यार वाह, क्या पढ़ा है तूने, तेरी पढ़ाई को सलाम है भाई, तेरी पढ़ाई को सलाम है, ऐसा। और इसका किसी दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। तो वो इतना तरल है, इतना लिक्विड है कि हम आसानी से किसी दूसरी वस्तु में उसको चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरी ओर इसकी अवसर लागत भी है। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैंने ये चीजें बच्चों को पढ़ाई है ना बच्चों। याद करिए वो व्यष्टि का सीमांत उत्पादन संभावना वाला लेक्चर नंबर 4, और उसमें जो शुरुआत करी थी अपन ने इसी बात से करी थी कि अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत का मतलब क्या है कि आपको एक अवसर को पाने के लिए दूसरे अवसर को छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा, और वो जो देना पड़ता है वही तो क्या है, लागत है, वही तो क्या है, कॉस्ट है बच्चों। तो एक अवसर को पाने के लिए मुझे दूसरा अवसर हाथ से जाने दे रहा है, मुझे वो जाने देना है। जैसे मान लीजिए एक ऑफर आज मेरे पास अजमेर में है पढ़ाने का, और एक ऑफर मेरे पास आज दिल्ली में है, ठीक है। तो आज अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो मुझे अजमेर का जो अवसर है उसको ठुकराना पड़ेगा, और अगर अजमेर में रहता हूं तो मुझे दिल्ली का अवसर ठुकराना पड़ेगा। तो अवसर लागत ये होती है। तो अब यहां पर जो मुद्रा है या जो मनी है उसकी भी अवसर लागत है। कैसे है, आइए समझते हैं। यदि मुद्रा की एक निश्चित नगद राशि धारण करने के बदले आप इसे किसी बैंक के निक्षेप में जमा करते हैं
तो आपको इसे जमा मुद्रा पर ब्याज प्राप्त होगा। ये बात आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो पैसा होता है, जो मनी होता है, उसको हम दो तरीकों से सेव कर सकते हैं। हम उसको दो प्रकार से बचत कर सकते हैं, दो प्रकार से बचा सकते हैं। पहला तो मैं उसकी नगद राशि धारण कर लूं। पहला तो क्या है, उसकी नगद राशि को मैं धारण कर लूं। धारण का मतलब क्या होता है, मैं अपने पास रख लूं। जो नगद राशि है, जो कैश है, वो मैं अपने खुद के पास रख लूं। और दूसरा क्या है कि मैं उसको बैंकों में डिपॉजिट करा दूं, मैं उसका बैंक में जमा करा दूं। एक तो भैया मैंने क्या बोला कि मैंने पैसे अपने पास रखे हुए, जैसे कि मान लीजिए 200 का नोट है, आज ये मेरे पास है, तो ये 200 का नोट मेरे पास है, ये क्या हो गया, नगद राशि हो गया। और अगर यही 200 का नोट मैं बैंक में जमा करा दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, बैंक डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसने भी यही बात बोली है कि मुद्रा की एक निश्चित नगद राशि धारण करने के बदले आप इसे किसी बैंक के निक्षेप का मतलब होता है बेटा डिपॉजिट करना, उसमें अगर डिपोजिशन में आप उसे जमा करा करके आते हैं तो जमा मुद्रा पर आपको ब्याज प्राप्त होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं अगर पैसा मेरे पास ना रखूं, जैसे मान लीजिए आज ये 200 का नोट है, इस 200 के नोट को मैं मेरे पास ना रख करके मेरे पास रखा हुआ तो मुझे क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, 200 का 200 ही रहेगा। परंतु अगर ये 200 रुपए मेरे एक साल तक भी बैंक में जमा रहे या एक महीना भी रहा तो मुझे कुछ ना कुछ तो क्या है, ब्याज मिलेगा। तो यही बात इसने ये कही है कि नगद राशि खुद के पास रखने के बजाय अगर हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो क्या होगा, हमें उस पर ब्याज की प्राप्ति होगी। एक निश्चित समय पर कितनी मुद्रा का धारण किया जाए, इसका निर्धारण करते समय तरलता से लाभ और ब्याज के त्याग की हानि के संबंध में विचार करना होगा। परंतु अब देखो, अब हमें यह विचार करना पड़ेगा, अभी हमें सोचना पड़ेगा कि मैं नगद राशि का कितना धारण करूं और मैं बैंक में कितना डिपॉजिट कराऊं। ओके, मैं नगद राशि का कितना धारण करूं और मैं बैंक में कितना डिपॉजिट कराऊं। अगर मान लीजिए कि मैं पैसा नगद राशि अपने पास रखता हूं, समझिएगा, अगर मैं नगद राशि अपने पास रखता हूं, मैं ये 200 रुपए मेरे पास रखे हुए हैं, तो इससे मुझे किस चीज को खोना पड़ रहा है, मुझे जो ब्याज की प्राप्ति हो रही थी वो ब्याज मुझे खोना पड़ रहा है। वो ब्याज मुझे नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मेरे पास पैसा है तो पैसे का आएगा ब्याज। ठीक है, अगर मैं खुद के पास नगद राशि ज्यादा रखता हूं या जितना भी रखता हूं तो उस पर मुझे ब्याज नहीं मिल रहा है। और अगर मान लीजिए कि मैं पैसा बैंक में ले जाकर के डिपॉजिट करा देता हूं तो मुझे तरलता जो है वो कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। क्योंकि आज मेरे पास हाथ में 200 रुपए है, मैं फटाक देनी जाता ही, लो भैया 200 की शर्ट दे दो, लो भैया ये टूथपेस्ट दे दो, भैया ये जूते दे दो, मैं आसानी से कर सकता हूं, आसानी से चेंज कर सकता हूं। परंतु बैंक डिपॉजिट में जाने के बाद तरलता नहीं होगी, फिर वो आपको जाओगे, निकलवा करके लाओगे पैसा और सब कुछ। तो यहां पर अगर नगद राशि रख रहे हो तो आपको ब्याज को खोना पड़ेगा, और अगर बैंक डिपॉजिट में जाते हो तो ब्याज तो मिलेगा, पर जो तरलता है, जो आपके हाथ में पैसा था और आप उसे फट देने कुछ भी खरीद सकते थे, वो आपको खोना पड़ेगा, वो गंवाना पड़ेगा। तो अवसर लागत क्या कहती है कि एक चीज को पाने के लिए दूसरी गंवानी पड़ेगी। अगर आपको ब्याज पाना है तो तरलता खोनी पड़ेगी, और तरलता पानी है तो ब्याज खोना पड़ेगा। वही ये बात कह रहा है कि इसका निर्धारण करते समय तरलता से लाभ, जो आपको तरलता से लाभ हो रहा है कि आपके हाथ में पैसा आप बिल्कुल फटाक से क्या कर लेते हो कि किसी भी चीज का आदान प्रदान कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, तरलता के लाभ और ब्याज के त्याग की जो हानि है उसमें से आपको कुछ ना कुछ एक को चुनना पड़ेगा। या तो तरलता का लाभ चुन लो या ब्याज चुन लो, दोनों में से एक चीज आपको चुननी पड़ेगी। तो यहां पर अवसर लागत भी होती है। अतः मुद्रा शेष की मांग प्राय तरलता अधिमान कहलाता है। तो ये जो मुद्रा शेष की मांग है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, तरलता अधिमान कहेंगे। क्या कहेंगे, ये वाला जो सिस्टम अभी मैंने पढ़ाया ये तरलता अधिमान है। लोगों में मुद्रा कोष रखने की इच्छा के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। तो लोग जो मुद्रा अपने पास रखना चाहते हैं, जो कोष अपने पास रखना चाहते हैं, उसके दो उद्देश्य होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला सहव्यवहार प्रयोजन, जिसको ट्रांजैक्टिव मोटिव भी कहा जाता है, मतलब लेन देन करने के लिए, ठीक है, ट्रांजैक्शन करने के लिए। और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों सट्टा उद्देश्य प्रयोजन, ये जिसको स्पेकुलेटिव जो मोटिव है वो भी कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सहव्यवहार प्रयोजन। तो चलिए सहव्यवहार प्रयोजन। सहव्यवहार प्रयोजन, देखो अब शब्द को बड़े ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, सहव्यवहार प्रयोजन, व्यवहार बनाने के लिए, व्यवहार के लिए। और व्यवहार के लिए मतलब क्या है कि भैया आज आपके पास पैसा है तो सबका आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा। आप चीजों को आसानी से समझने की कोशिश करिए। आज आपके पास पैसा है तो आपका सबके साथ अच्छा व्यवहार होगा, तो इसलिए पैसा जरूरी है। तो पैसे से क्या है, आप कुछ भी खरीद सकते हो,
दुकानदार से व्यवहार बनाने के लिए उसको पैसा देना पड़ेगा, तभी वो सामान देगा। ठीक है, बिल्कुल तभी देगा ना। आप आज स्कूल में जा रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी वो सामान देगा। आप कोचिंग में जा रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा, तभी वो आपको सेवा देगा। रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा, फिर वो आपको सेवाएं देगा। तो पहले व्यवहार बनाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। मतलब सीधी सी बात हमारी ये है कि हमारे लेन देन करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। तो पहला जो हमारा उद्देश्य है वो सहव्यवहार प्रयोजन या ट्रांजैक्टिव मोटिव होता है बच्चों। मुद्रा धारण करने का मुख्य प्रयोजन सहव्यवहारों को जारी रखना होता है। तो जो मुद्रा धारण करके हम हमारे पास रखते हैं, हमारे पास बचा करके रखते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो सहव्यवहारों को जारी रखना है। कि जो हमारा जो ट्रांजैक्शन है, जो हमारा लेन देन है ना, वो लेन देन चलता रहे। जो भी मुझे खरीदना हो वो मैं खरीद करके आ जाऊं, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर करके आ जाऊं। उसके लिए मुझे जरूरी है कि मैं पैसा अपने पास रखूं। अगर आप अपनी आय साप्ताहिक आधार पर प्राप्त करते हैं और सप्ताह के पहले दिन बिल का भुगतान करते हैं तो आपको पूरे सप्ताह नगद राशि धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इसने एक उदाहरण आपको दिया है कि भैया आप जो अपनी इनकम है ना वो पूरे सप्ताह में पाते हो, मतलब 7 दिन में आपको अपनी इनकम मिलेगी और प्राप्त करने पर सप्ताह के पहले दिन आप क्या कर दोगे, बिल का भुगतान कर दोगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि भाई आज इतनी तारीख है, इतनी तारीख के 7 दिन बाद मुझे पेमेंट मिलेगा और पहले दिन पेमेंट मिलते मैं अपना जो भुगतान है वो कर दूंगा। तो अगर इस प्रकार से भुगतान कर दिया जाए तो मुझे नगद राशि धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मुझे हर हफ्ते के हिसाब से हर 7 दिन में पेमेंट हो रहा है, हर 7 दिन में पेमेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे 2000 रुपये पेमेंट करा गए, मुझे 2000 रुपये पेमेंट करा जा रहा है। अब मैंने 2000 रुपये मेरा पेमेंट है 7 दिन का, तो मैंने निखिल सर को ये बोला कि सर आप ये 2000 रुपये ना क्या करा करो, इसमें से 400 रुपये मान लीजिए न्यूज़पेपर वालों को, ये न्यूज़पेपर वाले का अकाउंट है, आप उसको ट्रांसफर कर दिया कीजिए। ये जो 500 रुपये है ये आप 500 रुपये एक वो व्यक्ति है उसको ट्रांसफर कर दिया कीजिए। ठीक है, ये 600 रुपये आप यहाँ पे मेरा ट्रांसफर आप कर दिया कीजिए। तो कितने हुए, 600, 500, 1100, 400, 1500, और जो बाकी रह जाए वो बाकी आप मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया करो, और जो बाकी रह जाए वो मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया करो। तो अब क्या हुआ कि मुझे नगद राशि धारण करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे जहां जहां पेमेंट करना था वहां वहां पेमेंट मेरे मालिक ने पहले ही कर दिया है और बाकी जो है उन्होंने वो मेरे बैंक में डाल दिया है। ठीक है, तो अब मुझे नगद राशि धारण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही बात यहां पर बोली गई है। आप अपने नियोक्ता को, नियोक्ता मतलब जो मालिक होता है, को कह सकते हैं कि वह आपके साप्ताहिक वेतन से व्यय को सीधे काट कर बाकी बचे वेतन को आपके बैंक खाते में जमा कर दे। तो जो भी आपका खर्चा है, जैसे मैंने आपको बताया ये मेरे खर्चे हैं, तो ये खर्चे काट दो, इनको डिपॉजिट करवा दो और बाकी जो पैसा बच रहा है वो आप मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो। तो जो भी मेरा सप्ताह में पूरा खर्चा आता है उसको काट लीजिए और जो बाकी पैसा बचता है वो आप मेरे बैंक खाते में जमा करा दीजिए, बैंक में डिपॉजिट करा दीजिए। तो मतलब बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा तो मुझे ब्याज भी मिलता रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि पैसों को मैंने भी क्या बोला कि या तो आप खुद के पास रखोगे, नगद राशि रखोगे, और या आप बैंक के पास डिपॉजिट रखोगे। अब नगद राशि आप क्यों रख रहे हो, नगद राशि क्यों रख रहे हो? तरलता के लिए, कि भाई आपको जब भी पैसों के आपको कुछ भी खरीदना हो या किसी को पेमेंट करना हो तो उसके लिए आपके पास पैसा हो। ओके, तो पेमेंट जब आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, जब सारे पेमेंट आपके पूरे सप्ताह के पेमेंट हो चुके हैं, तो फिर आपको नगद की जरूरत है क्या भैया? तो नगद नहीं रखेंगे। फिर हम कहां पर जाएंगे? फिर हम बैंकों के पास चले जाएंगे। तो हम यहां पर क्या है, ब्याज प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमने तरलता में और ब्याज में क्या कर लिया, संतुलन स्थापित कर लिया बेटा। कि जो मेरा पेमेंट जो मुझे करना था 7 दिनों में लोगों को, वो मैंने मालिक के द्वारा करवा दिया है। तो अब मुझे लेन देन करने की आवश्यकता है नहीं और जो बाकी पेमेंट है वो मेरा बैंक में चला जाएगा। तो तरलता भी हो गई और ब्याज भी मिल गया। लेकिन हमारे व्यय के ढांचे और प्राप्तियों में प्राय मिलान नहीं होता, परंतु जो हमारे खर्चे के ढांचे हैं, ठीक है, और जो हमें प्राप्ति है, जो पैसा हमें मिलता है, उसमें मिलान नहीं होता। हम ऐसा नहीं है कि हमारा फिक्स है कि भाई हर महीने की 1 तारीख को ही हम खर्चा करेंगे, उसके बाद खर्चा नहीं करेंगे। महीने के 29 दिन 30 दिन हमें कोई खर्चा नहीं करना। हम खर्चा करते हैं ना भाई। आज जैसे मान लीजिए आज दूध वाले को पेमेंट कर दिया, कल न्यूज़पेपर वालों को कर देंगे, फिर मान लो शर्ट खरीदने की जरूरत हो गई, कहीं कोई बीमार हो गया, उसके इलाज के लिए पैसा हो गया। तो हमारा ऐसे फिक्स नहीं है कि 1 तारीख को पेमेंट करा बस, बाकी फिर निश्चित हो जाओ। तो अगर ऐसा होता कि हमें एक बार ही पेमेंट करना पड़ता तो ये वाला सिस्टम सही है,
क्योंकि मालिक के द्वारा मैंने जिन जिन को पेमेंट करवाना था वो करवा दिया, बाकी मैंने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, परंतु हमारा खर्चों के ढांचे जो लिस्ट है वो और जो हमारे पास पैसा आ रहा है उसमें मिलान नहीं होता है बच्चों। लोग अलग अलग समय पर आय प्राप्त करते हैं किंतु उनका व्यय उस समय पूरे समय अंतराल में निरंतर होता रहता है। अब देखो, लोग अलग अलग समय पर उनको इनकम मिलती है, किसी को महीने की 1 तारीख को ही मिल जाएगी, किसी को 5-6 तारीख तक मिलती है, किसी को 10 तारीख तक इनकम मिलती है। ठीक है, इनकम का उनका एक टाइम, एक दिन फिक्स होता है बच्चों, उस दिन उनको पैसा मिलता है, आय की प्राप्ति होती है। परंतु खर्चे पूरे महीने होते रहते हैं, खर्चे पूरे महीने चलते रहेंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं हमारे घर का, हमारे परिवार का। हम लोग जिस परचूनी की दुकान से पूरा सामान खरीदते हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी ले लीजिए आप, एक दूध की थैली से लेकर के बड़े से बड़ा सामान भी अगर कुछ खरीदना होगा तो वो उसी दुकान से आएगा। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक कॉपी बना रखी है, उसमें हाँ भैया 3 दूध की थैली, 2 बिस्किट के पैकेट, ठीक है, एक ये जो फैन रखा हुआ है इसका पैकेट दे दीजिए, 1 किलो चावल दे दीजिए, 1 किलो मिर्च दे दीजिए। ऐसे हमने लिस्ट बना ली, पैसे लिख लिए, और जैसे ही पूरा महीना खत्म होता है और अगले महीने की 1 तारीख आती है, 2 तारीख आती है, 5 तारीख आती है, हम उस पर उस सारे महीने का क्या है पेमेंट उसको कर देते हैं। अब हमें इनकम एक बार मिली, 1 तारीख को मिली, परंतु हमने खर्चा तो पूरे महीने कराया ना। कभी जाकर के हम उस दुकान पर से दूध लेकर के आ रहे हैं, फिर कभी जाकर करके मिर्ची लेकर के आ रहे हैं, कभी उस पर से चावल लेकर करके आ रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर बताना चाहता है कि लोगों को इनकम अलग अलग समय पर मिलती है, परंतु खर्चा पूरे समय में चलता रहता है, पूरे सप्ते में, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में खर्चे ही खर्चे हैं। मान लीजिए कि आपको प्रत्येक माह की पहली तारीख को 100 रुपए आय प्राप्त होती है और इसका माह के शेष दिनों में व्यय होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि हमारे 1 तारीख को, ठीक है, जो भी महीने की 1 तारीख होगी उस दिन मुझे 100 रुपए मिल जाते हैं, और ये 100 रुपए मेरी क्या है, आय है बच्चों, ये 100 रुपए मेरी आय है। तो 1 तारीख को तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे और बाकी जो पूरे महीने हैं इन 100 रुपए का क्या होता रहेगा, खर्चा होता रहेगा, खर्चा चलता रहेगा। इस प्रकार माह के आरंभ में, मतलब जो महीने की शुरुआत होगी उसमें, और अंत में आपका रोकड़, मतलब जो आपकी इनकम है, आपका पैसा है, मनी है, वो शेष क्रम से 100 रुपए और 100 रुपए 0 रुपए रहता है। मतलब महीने की जो 1 तारीख होगी, महीने की 1 तारीख को मुझे इनकम मिली कितनी, 100 रुपए। तो इसने क्या कहा, माह के आरंभ में, महीने के आरंभ में आपके पास कितने रुपए होंगे, 100 रुपए होंगे, और जो महीने की आखिरी तारीख होगी 30 या 31 तारीख जो होगी उस दिन आपके पास कितने पैसे होंगे, 0 रुपए। क्योंकि ये जो 100 रुपए थे उसने आपने पूरे महीने में उसको खर्च करते गए ना। तो महीने की 1 तारीख पर 100 रुपए और महीने की आखिरी तारीख पर आपके पास क्या होगी, 0 रोकड़ होगी, कुछ भी आपके पास नहीं होगा। तब आपकी औसत नगद धारिता की गणना 100 रुपए प्लस आएगा, यहां पे 100 रुपए प्लस 0 रुपए भाग 2 50 रुपए के में की जा सकती है, जिससे आप हर माह 100 रुपए मूल्य का सव्यवहार करते हैं। अब इस चीज को भी मैं समझा देता हूं। ये क्या कह रहा है, औसत नगद धारिता, ठीक है, कि आप औसत एवरेज आपको कितना नगद धारण करने की आवश्यकता होती है, वो कैसा पता लगाओगे आप। भाई महीने की पहली तारीख को 100 रुपए, ठीक है, महीने की पहली तारीख को 100 रुपए और महीने की आखिरी तारीख को आपको 0 रुपए, ठीक है, और हमने 2 बार करा, 100 रुपए 0 रुपए, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब 100 रुपए जोड़ा, 2 से भाग दिया तो मेरा आया 50 रुपए। तो मतलब कम से कम मुझे 50 रुपए तो क्या करना है, धारण करके ही रखना चाहिए, नगद अपने पास रखना ही चाहिए, ठीक है, जिससे कि मैं अपना सहव्यवहार कर सकूं, अपना जो लेन देन है वो कर सकूं। यही बात आपको यहां पर बोली गई है कि औसत नगद धारिता की जो गणना है वो 100 रुपए प्लस 0 2 बटा बराबर करके 50 रुपए के रूप में की जा सकती है, जिससे आप हर माह 100 रुपए मूल्य का सहव्यवहार करते हैं। तो आप कितने मूल्य का सहव्यवहार कर रहे हैं, लेन देन कितने का कर रहे हैं, 100 रुपए का कर रहे हैं, क्योंकि आपको 1 तारीख को 100 रुपया मिला, फिर वो 100 रुपया पूरे महीने में खर्चा होता रहा। तो इसलिए क्या हुआ, आपने पूरे महीने में कितने रुपए का लेन देन करा, 100 रुपए का लेन देन आपने कराया। अतः आपकी मुद्रा की औसत सहव्यवहार मांग आपकी मासिक आय के आधे के बराबर है, अथवा दूसरे शब्दों में आपके मासिक सहव्यवहार का मूल्य आधा है। तो जो मुद्रा की, आपकी जो मुद्रा की औसत सहव्यवहार मांग है, मतलब औसत का मतलब होता है बेटा एवरेज, ठीक है, एवरेज होता है। तो एवरेज का मतलब यह है कि उसमें मतलब लगभग सा ऐसा हम कह सकते हैं आ जाता है। तो मुद्रा की औसत सहव्यवहार मांग मतलब मुझे जो लेन देन करने के लिए जो मुद्रा चाहिए उसकी जो औसत मांग है ना, वो लगभग क्या होती है, मेरी इनकम की आधी होगी, मेरी
मासिक आय के आधे के बराबर होगी। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आज कोई व्यक्ति को 10,000 रुपए मिलते हैं तो मतलब उसको 2 से भाग देंगे, मतलब 5,000 रुपए क्या हो जाएंगे, उसके लिए औसत सह व्यवहार मांग हो जाएगी कि हाँ भैया हमें लगभग पूरे महीने में लेन देन करने के लिए, सह व्यवहार के लिए, ट्रांजैक्टिव मोटिव के लिए 5,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। अब हम 2 व्यक्ति वाली अर्थव्यवस्था पर विचार करेंगे जिसमें 2 तत्व, एक फर्म, एक व्यक्ति का स्वामित्व और एक श्रमिक है। अभी तक हमने यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करी कि भाई एक वो 100 रुपए कमा रहा है। अब हम यहाँ पर 2 लोगों की बात करते हैं। 2 लोगों में कौन होगा, एक तो जो होगा वो मालिक होगा, या हम कह सकते हैं वो एक फर्म होगी, कंपनी होगी, और दूसरा हम ये कहेंगे कि एक जो श्रमिक है, जो नौकर है, वो होगा। अब इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करिए। प्रत्येक महीने के प्रथम दिन फर्म श्रमिक को 100 रुपए वेतन देती है। श्रमिक इसके बदले आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु पर पूरे माह में व्यय करता है। देखो यहां पर आपको कुछ चीजें मान करके चलनी है। पहली बात तो ये मान करके चलनी है कि पूरे देश में एक ही फर्म है, एक ही कंपनी है और वो एक ही सामान बना रही है। ओके, अब जैसे मान लीजिए इस फर्म के पास ही श्रमिक काम कर रहा है, काम कर रहा है, तो अब हमने पढ़ा है उत्पादन के कारक में कि भूमि के बदले में किराया, श्रम के बदले में उसको उसकी मजदूरी या उसकी तनख्वाह या उसका वेतन दिया जाएगा। अब इस श्रमिक ने पूरे महीने फर्म के लिए काम करा तो उसके बदले में इसको क्या करा गया, 100 रुपए वेतन के रूप में दे दिए गए। अब श्रमिक क्या करेगा कि जो अपनी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए पैसा खर्च करेगा, और आवश्यकता पूरी करने के लिए जो पैसा खर्च करेगा वो कुछ खरीदेगा, मतलब, और खरीदने के लिए एक ही फर्म है, हम यहाँ उदाहरण में यही मान के चल रहे हैं कि एक ही फर्म है और वो एक ही उत्पाद बना रही है। तो अब ये क्या हुआ, पहले इस फर्म ने काम करने के लिए श्रमिक को 100 रुपए दिए और अब इस श्रमिक ने उसी फर्म के सामान को खरीदने में वापस फर्म को 100 रुपए दे दिए। ठीक है ना, बड़ी हेराफेरी है भैया, बड़ी हेराफेरी है। मतलब सीधी सी बात, आप इस चीज को समझिए कि फर्म ने काम करवाया श्रमिक से, उसको वेतन दिया, और जब श्रमिक के पास वेतन आ गया तो उसको वो सामान वस्तु खरीदनी होती है तो वापस उसने वो पैसा उसको दे करके वो सामान खरीद लिया। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि एक व्यक्ति की आय दूसरे के लिए खर्चा होगी। आज निखिल सर मुझे पेमेंट करेंगे, वो उनके लिए खर्चा है, मेरे लिए इनकम है। मैं किसी दूसरे को पैसा दूंगा, उसके लिए आय है, मेरे लिए खर्चा है। तो यहां पर जब इन्होंने दिया तो इनके लिए खर्चा, इनके लिए आय थी, परंतु फिर वो सामान खरीदने जा रहा है श्रमिक, तो ये इसके लिए खर्चा है और इनके लिए आय हो जाएगी। यही बात यहां पर कही गई है। यहां अर्थव्यवस्था में केवल एक ही वस्तु उपलब्ध है, एक ही वस्तु उपलब्ध है, और उस एक ही वस्तु को बनाने वाली जो है वो एक ही फर्म है, और उस फर्म में काम करने वाला वो श्रमिक है ही। श्रमिक तो बहुत सारे हो सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक माह के आरंभ में श्रमिक के पास 100 रुपए मुद्रा शेष रहता है और फर्म के पास रुपए माह के अंतिम दिन तस्वीर उल्टी होती है। फर्म के पास 100 रुपए यहां पर है बेटा, फर्म के पास 0 रुपए है। ठीक है, तो देखो, और फर्म के पास 100 रुपए होता है और उसे श्रमिक को अपनी वस्तु बेचने से प्राप्त होता है। अब देखो पहले आ जाओ भैया 1 तारीख को। सर आज तो तारीख पर तारीख है सर जी, तारीख पर तारीख। तो ये देखिए हमने माना ये श्रमिक, और ये भैया फर्म लिख लो, मालिक लिख लो, जो लिखना हो वो लिख लो, क्योंकि नाम बदलने से स्थितियां नहीं बदला करती। अब देखिए 1 तारीख को फर्म मालिक को, जो मालिक है वो क्या करेगा, मजदूरों को पेमेंट करेगा। तो अब 1 तारीख को तो क्या हुआ, 100 रुपए है किसके पास, श्रमिक के पास, क्योंकि पेमेंट आया है, तनख्वाह आई है। ठीक है, और इनके पास 0 रुपए है। क्यों, क्योंकि सारा का सारा जो आया उन्होंने पेमेंट कर दिया। अब ये तो बात हो गई 1 तारीख की। अब आ जाओ बात 31 तारीख की कर लो, महीने का जो आखिरी दिन है उसकी बात कर लेते हैं। महीने के आखिरी दिन पे जब हम बात करते हैं तो अब क्या है, इस श्रमिक ने पूरे महीने में पैसा खर्चा करा जो उत्पादन हुआ है उस वस्तु को खरीदने के लिए, तो इसके तो 0 हो गए और इसके पास कितने रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए। ठीक है, तो 1 तारीख को इसके पास 100 थे और उसके पास 0 थे, फिर इसके पास आखिरी तक आते आते इसके पास 0 हो गए, सारे खर्च हो गए और उसके पास सारा का सारा पैसा वापस आ गया। यही बात यहां पर आपको समझाई गई है। फर्म और श्रमिक की औसत मुद्रा धारिता 50 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो चाहे फर्म हो और चाहे श्रमिक हो, दोनों की जो औसत मुद्रा धारिता है कि भाई उनको कितना औसत जो मुद्रा है अपने पास रखनी चाहिए, इतनी तो रखनी चाहिए, वो कितनी है, 50 रुपए है। कैसे है, 100 + 0। देखो
इसके पास 1 तारीख को 100 था और 1 तारीख को 100 था और आखिरी तारीख को 0 था, तो 100 प्लस 0 100/2, तो ये 50 आ गया। इसके पास पहली तारीख को 0 रुपए थे, फिर बाद में 100 थे, तो ये 100 प्लस 0/2 आ गया, तो इसका भी 50 हो गया। तो भैया यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि दोनों को कितनी कितनी औसत धारिता है, 50-50 रुपए औसत धारिता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में सहव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग 100 रुपए के बराबर होगी। इस अर्थव्यवस्था में मासिक सहव्यवहार का कुल परिमाण जो है वो 200 रुपए है। अब इस चीज को भी समझो, मुद्रा की मांग जो है वो 100 रुपए है, ठीक है, पर मासिक सहव्यवहार का कुल जो परिमाण है वो 200 रुपए है। देखो कैसे, देखो मांग तो 100 रुपए की है भैया, मतलब जैसे मान लो कि एक नोट छाप दिया सरकार ने 100 रुपए का, नोट एक ही छपा है बच्चों 100 रुपए का, परंतु क्या हुआ, पहले तो ये जब फर्म से श्रमिक के पास गया, फर्म से श्रमिक के पास गया तो 100 रुपए का सहव्यवहार हो गया, 100 रुपए का लेन देन हो गया कि ये भाई आपने काम करा, इस काम के बदले में 100 रुपए आप लीजिए। और फिर इसके बाद क्या हुआ, वस्तुओं को खरीदने के लिए इसने 100 रुपए दे दिए कि लो आपकी वस्तु खरीदिए, इसके लिए आप पैसा लो। नोट अभी भी एक ही है, 100 ही है, पर उसका प्रयोग 2 बार हो रहा है। यही बात यहां पर कही गई है कि मुद्रा की मांग तो 100 रुपए ही है, मनी की डिमांड 100 रुपए ही है, नोट एक ही चल रहा है, 100 रुपए का ही नोट है, वो पहले इन्होंने इसको दिया, फिर बाद में वापस घूम फिर करके वो इसके पास आ जाता है। फर्म 100 रुपए मूल्य का उत्पाद श्रमिक को बेचता है, श्रमिक 100 रुपए मूल्य की सेवा फर्म को बेचता है। तो फर्म क्या कर रहा है, जो अपना उत्पादन था वो इसको बेचता है, इसको पैसे मिल जाते हैं, और जब इसको पैसे मिल जाते हैं तो उसके काम के बदले में उसको पेमेंट कर देते हैं। किसी किसी इकाई अवधि में इस अर्थव्यवस्था में सहव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग सहव्यवहार की कुल मात्रा का अंश मात्र होती है। तो कुछ ऐसी इकाई अवधियां हैं जहां पे अर्थव्यवस्था में जो सहव्यवहार के लिए मुद्रा की जो मांग है वो सहव्यवहार की कुल मात्रा का अंश मात्र होती है। जैसे कि हमने देखा कि 100 रुपए टोटल है हमारे पास, पर जो हमें सहव्यवहार के लिए रखने की जरूरत है वो आधा, मतलब 50 रुपए रखने की आवश्यकता थी। मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी इसको कहा जाता है, ठीक है, मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब एक प्रकार से क्या होता है बच्चों, वेग या वेलोसिटी आपने क्लास 9, 10th में साइंस में पढ़ी होगी, एक प्रकार से आप देख सकते हो उसकी स्पीड है, ठीक है, कि वो कितनी बार स्पीड से वो चल रहा है, ये सब कुछ है। यहां पर हमें क्या समझना है, हमें यह समझना है कि मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है, मतलब जितनी बार ट्रांसफर होगा वो मुद्रा का संचलन वेग कहलाएगा। तो अब मुझे बताइएगा ट्रांसफर कितनी बार हुआ, ये एक तरफ फर्म है और ये एक तरफ लेबर है। पहले तो फर्म ने क्या करा, लेबर को 100 रुपए दिए या नहीं दिए काम करने के, फिर वापस उसी 100 रुपए को लेबर ने फर्म को दे दिया क्योंकि सामान खरीदे। तो कितनी बार हस्तांतरण हुआ, ट्रांसफर कितनी बार हुआ, 1 बार और 2 बार। तो हस्तांतरण कितनी बार हुआ, 1 बार और 2 बार। तो मतलब यहां पर इस वाला जो एग्जाम्पल आज हम पूरे इसमें पढ़ते हुए हैं, इस पूरे एग्जाम्पल में मुद्रा का संचलन वेग कितना होगा, 2 होगा बच्चों। मुद्रा का संचलन वेग कितना होगा, 2 होगा। मतलब जितनी बार हस्तांतरण होगा, जितनी बार ट्रांसफर होगा, वो मुद्रा का संचलन वेग कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अपन एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे आप लोगों ने सर को पेमेंट करा, पहली ट्रांसफर हुआ, सर ने मुझे पेमेंट करा, दूसरा ट्रांसफर हुआ। फिर आपकी जैसे मान लीजिए कोई दुकान है, वहां से मैं सामान खरीदता हूं, मैंने आपको वो पेमेंट करा, तो तीसरी बार पेमेंट हुआ। तो वहां पर मुद्रा का संचलन वेग कितना हुआ, 3 हुआ बच्चों। ओके, तो ये मुद्रा का संचलन वेग कहलाता है। ये सहव्यवहारिक प्रयोजन जो हमारा था, ट्रांजैक्टिव मोटिव है, वो कहलाता है। आज के लेक्चर का कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि भैया हमारे पास जो नगद धारिता है वो कितनी होनी चाहिए, आधी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। आधी हमें नगद धारिता होनी चाहिए और बाकी जो हम बैंक में डिपॉजिट्स करा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपना इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और बताइएगा कि सर हमें आज का लेक्चर बड़ा अच्छे से समझ में आया, कैसा लगा वो भी बताइएगा। बच्चों मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, जितनी आसान भाषा में मैंने आपको समझाया शायद कोई भी नहीं समझाएगा। बड़े ही आसान भाषा में आप लोगों को आज की पूरी कहानी मैंने समझा दी। नहीं, ये बॉक्स समझना बड़ी महारत है बेटा, ठीक है। आप एनसीईआरटी खोल करके देखोगे ना, अरे यार क्या पता नहीं क्या क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है। अब आपका ये काम है कि आप इसको आगे तक पहुंचाओ।
दूसरे लोगों तक इसको शेयर सब्सक्राइब करो, जिससे कि उनको भी आसान भाषा में समझ में आ जाए। फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 आवे, और 100 में से 100 आवे तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्थशास्त्री बनेंगे, अच्छा देश का नाम करेंगे। और अपन तो यही चाहते हैं कि राष्ट्र का नाम रोशन होना चाहिए, ठीक है। हम रहे या नहीं रहे, देश का नाम हमेशा अमर रहना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।